बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 10 डिग्निटी ऑफ लेबर उसकी एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि हम इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग कर चुके हैं। तो आज इसकी ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले उसमें एक्टिविटी है रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। ठीक है, यानी डायलॉग है उसको आपने पढ़ना है और उसी डायलॉग को आपने प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सिबलिंग के साथ या यानी फैमिली मेम्बर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, मरियम एंड शबनम, एंड दे स्पीक अबाउट दैट लाइक एज अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? शबनम रिप्लाइड, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, कि मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मरियम, वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड? आप इतने खुश और पुरजोश क्यों दिखाई दे रहे हैं? शबनम, आई एम एक्साइटेड बिकॉज आवर टीचर सेज, मैं खुश हूँ, पुरजोश हूँ, इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमारी टीचर ने कहा है दैट वी आर गोइंग टू हैव अ कंपटीशन टू सेलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 मई। क्योंकि हमारी टीचर ने बताया या हमारी टीचर कहती हैं कि हम एक लेबर डे को यानी मज़दूर डे को, मज़दूरों के दिन को, जो कि 1 मई को मनाया जाता है, उसको मनाने के लिए एक कंपटीशन अरेंज करने जा रहे हैं, यानी एक मुकाबला करने जा रहे हैं। मरियम, ओह दैट्स ग्रेट, मरियम सेड, ओह ये वाकई बहुत अच्छा है। शबनम, आई हैव रिटन अ पोएम फॉर दैट डे, मैंने इस दिन के लिए एक नज़म भी लिखी है। मरियम, वाओ अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत हैरान कौन। शबनम रिप्लाइड, डू यू आस्क्ड क्वेश्चन टू द मरियम, डू यू नो व्हाई दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड? क्या आप जानती हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है? मरियम रिप्लाइड, इट इज़ सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज द हार्ड वर्क ऑफ द लेबरर्स। ये इसलिए मनाया जाता है कि मज़दूरों की सख्त मेहनत, यानी मज़दूरों की मेहनत को तस्लीम करने के लिए, उनको पहचान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। शबनम, यस इट इज़, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम, ओके देन बेस्ट ऑफ लक इन योर कंपटीशन, फिर आपके मुकाबले के लिए नेक ख्वाहिशात, बहुत सी नेक ख्वाहिशात। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है बहुत सी नेक ख्वाहिशात। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इस जो आपने डायलॉग रीड किया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपकी स्पीकिंग स्किल में फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल। ये सारी जो स्किल्स हैं, ये एक तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, उनकी कम्प्रीहेंशन के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल में, अच्छा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग, रीडिंग स्किल, ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीडिंग स्किल देखते हैं। ये पार्ट है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने के लिए रीडिंग, हम किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हम रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो हैं राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट में यूनिट 10 के टेक्स्ट में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके कंटेक्चुअल मीनिंग राइट करने हैं। और नंबर 2 पे कंपेयर द कंटेक्चुअल मीनिंग्स टू द ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स, डिक्शनरी मीनिंग के साथ हमने उसके जो कंटेक्चुअल मीनिंग है उनको कंपेयर करना है, यानी उनके साथ मुवाजना करना है। नंबर 3 पे है यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, यानी इन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और अपने ख़ुद से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी देखते हैं। यस, हियर आर words, highlighted words of unit 10 and their contextual meanings and sentences. First word is backbone.
बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, यानी बहुत अहम हैसियत रखना। द चीफ सपोर्ट यानी कि एक बुनियादी हैसियत, बहुत या इमरकजी हैसियत होना, ठीक है, यानी एक बहुत ज़्यादा मदद होना, ठीक है। बैकबोन, द चीफ सपोर्ट। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ज़राअत हमारे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है उसकी, ठीक है। हमारी इकॉनमी में उसकी बहुत अहम हैसियत है, हमारी मैशियत में बहुत अहम हैसियत रखता है एग्रीकल्चर। अच्छा, नेक्स्ट है कल्टीवेटिंग। कल्टीवेटिंग का मतलब होता है काश्त करना, उगाना। कंटेक्चुअल मीनिंग में ग्रोइंग। अच्छा, कंटेक्चुअल मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग में इतना फ़र्क नहीं होता है, सेम मीनिंग होते हैं। तो ये हम जो कंटेक्चुअल मीनिंग उसको बोलते हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। यानी हम यूनिट 10 में जो हमने टेक्स्ट के में जो वर्ड यूज़ हुए हैं उसके जो मीनिंग है उसको हम कंटेक्चुअल मीनिंग बोलते हैं, इन लेसन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो लेसन से रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं वही दरअसल इनफैक्ट दे आर डिक्शनरी मीनिंग्स, ठीक है। तो इनमें इतना फ़र्क नहीं होता, इसलिए सेम ही होते हैं। अच्छा, कल्टीवेटिंग, ग्रोइंग यानी कोई चीज़ काश्त करना, उगाना। एंड हियर इज़ द सेंटेंस ऑफ फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स एंड अर्न प्रॉफिट फ्राम दैम। यानी किसान फसलें उगाते हैं और उनसे प्रॉफिट हासिल करते हैं, प्रॉफिट नफ़ा कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है फैमिन। फैमिन मीन कहत, लैक ऑफ फूड, किसी यानी शॉर्टेज हो जाना, किसी ग्रेन्स की, फूड की शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, यानी उसको कहत बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है ड्यू टू फ्लड, सैलाब की वजह से, देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फैमिन इन द कंट्री। तो मुल्क में कहत होने का खदशा है, कहत होने का ख़तरा है, ठीक है। यानी सैलाब की वजह से यानी फसलें तबाह हो गई हैं, तो इसलिए मुल्क में जो कहत का ख़तरा है। नेक्स्ट है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीन हंगर, फाका कशी को बोलते हैं, भूख को बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस है इन सोमालिया, सोमालिया कंट्री का नेम है। इन सोमालिया पीपल आर डाइंग ड्यू टू स्टार्वेशन, लोग फाका कशी की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। सोमालिया एक बहुत गरीब मुल्क है और वहाँ पे अनाज की कमी की वजह से वहाँ पे कहत है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो फाका कशी की वजह से, भूख की वजह से मर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है बम्पर। बम्पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज यानी बहुत ज़्यादा। इसका सेंटेंस है ही अचीव द बम्पर प्राइज़ इन द कंटेस्ट, उसने मुकाबले में एक बहुत बड़ा इनाम हासिल किया, यानी मुकाबले में उसने पार्टिसिपेट किया और बहुत बड़ा इनाम हासिल किया। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन तरक्की करना, नशोनुमा पाना, फलना फूलना, ग्रो, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ग्रो। और इसका सेंटेंस अ कंट्री विल नॉट बी एबल टू गेट प्रोग्रेस इन सच अ वे बिकॉज ऑफ करप्शन, यानी एक मुल्क करप्शन की वजह से, बदउनवानी की वजह से तरक्की नहीं करने के काबिल नहीं हो सकेगा, ठीक है। एक मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता कि वो करप्शन करे, यानी करप्शन की वजह से उस अंदाज से तरक्की करने के काबिल नहीं हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन ज़रखेज़ी, ज़रखेज़ होना। एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, यानी किसी ज़मीन में ऐसी सलाहियत होना कि वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी हों, तो उसको फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ज़रखेज़ी, किसी ज़मीन की ज़रखेज़ी। अच्छा, यहाँ पे इसका सेंटेंस है इन अपर पंजाब द लैंड फर्टिलिटी रेट इज़ हाई ड्यू टू सॉइल एंड वेदर कंडीशन, ठीक है। यानी बलाई पंजाब में ज़मीन की ज़रखेज़ी की जो शरह है वो बहुत बुलंद है। क्योंकि वहाँ की ज़मीनें और मौसम के हालात जो हैं वो बहुत, उनकी वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी की शरह बहुत बुलंद है, यानी वहाँ पे ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। वहाँ की मिट्टी और मौसमी हालात की वजह से मलाई पंजाब में ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एग्रीकल्चरल।
एग्रीकल्चर मीन यानी ज़रात, ज़रई, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर यानी ज़रात से मुतल्लिका एग्रीकल्चर ज़रई को बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब होता है बेहतरी, इम्प्रूवमेंट, और इसका सेंटेंस है देयर इज़ अ नीड टू टेक मैनी स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी मुल्क में बेहतरी लाने के लिए बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या है रीडिंग स्किल में। लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द पार्ट बी ऑफ रीडिंग स्किल, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, यानी जो आपने टेक्स्ट रीड आउट किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस इसलिए इनको बोला जाता है कि आपने जो पढ़ा है आपकी उसको नो हाउ हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी मेहनत की अजमत के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर फार्मर्स द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, किसान माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत कैसे रखते हैं, या कैसे वो किसान जो हैं वो माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ अहमद फादर एंड वाई डज ही कम्स होम टायर्ड, यानी अहमद के वालिद साहब का क्या पेशा है और वो घर थके हुए क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज अहमद फादर हैव अ बम्पर क्रॉप एवरी ईयर, यानी अहमद के वालिद साहब हर साल बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर फसलें कैसे हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई वाज द सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोल्डन स्पैरो, यानी बड़े सगीर को सुनहरी चिड़िया क्यों कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मे अ कंट्री प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कि एक मुल्क ज़राअत के शोबे में कैसे तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम फाइंड करते हैं। टू राइट द आंसर्स ऑफ these questions, let's see. Yes, here are question answers. First question is what do you understand by the title dignity of labor? The dignity of labor means मेहनत की अजमत का मतलब है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, यानी इज़्ज़त और कदर करना सब किस्मों यानी सब तरह के कामों को मुनासिब इज़्ज़त और कदर देना है। एंड रेफर्स टू इक्वल रिस्पेक्ट फॉर द जॉब्स, और सब कामों के सब मुलाजमतों के लिए एक मसावी रिस्पेक्ट देना है। दैट इन्वॉल्व, जो कि शामिल है मैनुअल लेबर, जो हाथ से काम करने वाले मजदूरी भी इसमें शामिल है, ठीक है। यानी काम की अजमत से मेहनत की अजमत से मुराद सब किस्म के कामों को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखना है, और इसमें हाथ से काम करने वाली यानी जो हाथ से मेहनत की जाती है या हाथ से काम करने वाले मज़दूरों को भी इसमें शामिल किया जाता है, उनको भी मुसावी यानी बराबर इज़्ज़त दी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर फार्मर्स द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यानी किसान जो हैं वो कैसे माशरे के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से होते हैं। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, किसान माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत से होते हैं बिकॉज दे ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोवाइड फूड टू द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो मुल्क की सारी आबादी को खुराक मुहैया करते हैं, फसलें उगाते हैं और सारी आबादी को खुराक मुहैया करते हैं या खुराक मुहैया करते हैं, देते हैं, ठीक है। यानी किसान जो हैं वो माशरे के लिए बहुत अहम हैसियत रखते हैं, क्योंकि वो खुराक मुहैया करते हैं, फसलें उगाते हैं और मुल्क की पूरी आबादी को खुराक मुहैया करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ अहमद फादर एंड व्हाई डज
ही कम होम टायर्ड। यानी जो हमने यूनिट 10 रीड किया है उसमें जो अहमद के फादर हैं, अहमद के वालिद साहब हैं, उनका पेशा क्या है और वो घर में थके हुए क्यों आते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज अहमद्स फादर इज़ अ फार्मर, यानी अहमद के वालिद साहब किसान हैं। एंड ही कम्स होम, और वो घर आते हैं टायर्ड थके हुए, बिकॉज ही वर्क्स फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करते हैं इन फील्ड्स, खेतों में। ठीक है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं इसलिए वो घर थके हुए आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डज अहमद्स फादर हैव अ बम्पर क्रॉप्स एवरी ईयर। यानी अहमद के वालिद साहब हर साल गैर मामूली फसलें कैसे हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज अहमद्स फादर हैव अ बम्पर क्रॉप एवरी ईयर। अहमद के वालिद हर साल गैर मामूली यानी बहुत ज़्यादा फसलें हासिल करते हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ द एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्होंने ज़राअत की तालीम हासिल की है, या वो ज़राई तालीम का नॉलेज रखते हैं। ठीक है, इसलिए वो गैर मामूली फसलें हासिल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वाज द सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोल्डन स्पैरो। यानी इस बड़े सगीर को सुनहरी चिड़िया क्यों कहा जाता था। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज द सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो, यानी बड़े सगीर को सुनहरी चिड़िया कहा जाता था बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड बम्पर क्रॉप्स, क्योंकि वहाँ की ज़मीन की ज़रखेज़ी और जो गैर मामूली फसलें होती थी, यानी बहुत ज़्यादा फसलों और ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से बड़े सगीर को गोल्डन स्पैरो यानी सुनहरी चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मे अ कंट्री प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एक मुल्क ज़राअत के शोबे में किस तरह तरक्की कर सकता है। तो इसका आंसर है अ कंट्री में प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एक मुल्क ज़राअत के शोबे में तरक्की कर सकता है बाय एजुकेटिंग द फार्मर्स, किसानों को तालीम देने से, एंड फैसिलिटेट दैम, और उनको सहूलियात देने से, इन देयर नीड्स, उनकी ज़रूरियात की, यानी उनकी ज़रूरियात पूरी करने में सहूलतें देने से, और उनको तालीम याफ्ता करने से, उनको ज़राई तालीम देने से एक मुल्क तरक्की कर सकता है, ज़राअत के शोबे में तरक्की कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने यूनिट 10 की एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स में क्वेश्चन आंसर्स डायलॉग को हमने देखा है। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। एंड आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप बगैर सब्सक्रिप्शन के बगैर आप वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल and like the video, hit the button like and press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson। ठीक है, तो आप जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप नए लेसन से मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट भी कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 डिग्निटी ऑफ लेबर उसके एक्सरसाइज का वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखते हैं। वोकैबुलरी एंड ग्रामर में सबसे पहले एंटोनिम देखते हैं कि लुक अप इन द थिसॉरस एंड राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी जो टेक्स्ट से वर्ड्स लिए गए हैं उनके आपने एंटोनिम राइट करने हैं थिसॉरस से या डिक्शनरी से कंसल्ट करते हुए। ठीक है, यानी डिक्शनरी से और थिसॉरस से आप फाइंड कर सकते हैं और आप इनके एंटोनिम राइट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है डिग्निटी,
डिग्निटी का एंटोनिम है डिसऑनर। डिग्निटी इज्जत, अजमत, डिसऑनर बेइज्जती, ठीक है, इज्जत कम होना, बेइज्जत करना। अच्छा, नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन मीन शहरी, शहर के रहने वाला, और इसका एंटोनिम होगा रूरल, ठीक है। रूरल मीन देहात के रहने वाला, देहाती, शहरी, देहाती। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुकना, और इसका एंटोनिम स्टार्ट, शुरू करना, बिगनिंग, आगाज़ करना। स्टॉप, स्टार्ट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है लाइफ। लाइफ मीन जिंदा होना, जिंदा, जिंदा कोई चीज़, यानी कोई जो लिविंग बॉडी है, लिविंग थिंग्स हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ, यानी कि जो ज़िंदगी में हो, जिसकी ज़िंदगी हो। उसका एंटोनिम है डेड, ठीक है, यानी जो बेजान हो, जो जिसकी यानी जो मुर्दा हो, जिसमें ज़िंदगी ना हो, उसको डेड बोलते हैं। लाइफ, डेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड मीन इन इज़्ज़त किया गया। इसका एंटोनिम होगा डिसरिस्पेक्टेड या डिसऑनर्ड, स्कॉन, ठीक है। तो ये यानी कि ना बेइज्जत किया गया, नफ़रत करना, और बेइज्जती के मीनिंग में आता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज़। इंक्रीज़ मीनिंग इजाफा करना, और उसका एंटोनिम होगा डिक्रीज़। डिक्रीज़ मीनिंग यानी कमी करना, किस चीज़ में कमी होना। रिडक्शन, कमी करना, ठीक है, डिक्रीज़, रिडक्शन। इंक्रीज़, डिक्रीज़। इंक्रीज़ वर्ड है और इसका एंटोनिम डिक्रीज़ है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन पैदावारी, किसी चीज़ की पैदावारी, सलाहियत, ज़रखेज़ी, ठीक है, प्रोडक्टिव, ज़रखेज़ होना, और इसका एंटोनिम है बैरन। बैरन मीन यानी बंजर, जिसकी फर्टिलिटी ना होना, प्रोडक्टिविटी ना होना, उसको हम बैरन बोलते हैं। प्रोडक्टिव, बैरन। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड मीन थका हुआ, और इसका एंटोनिम होगा फ्रेश, यानी बिल्कुल एक ताज़ा दम, एनर्जेटिक, ताज़ा दम, तवानाई से भरपूर, ठीक है, फ्रेश, एनर्जेटिक। अच्छा, इसका वर्ड क्या है? टायर्ड, और इसका एंटोनिम फ्रेश। टायर्ड, फ्रेश, या टायर्ड, एनर्जेटिक, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम हमने फाइंड कर लिए थिसॉरस से। और एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब ही यानी उसका उल्ट होना, किसी चीज़ का उल्ट होना, मुतज़ाद होना। तो ये हमने मीनिंग फाइंड किए हैं, ये एंटोनिम फाइंड किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट है इसका, वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट का, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स जो हम काम कर रहे होते हैं, जो किसी काम का होना पाया जाए, उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जब कोई काम रोनमा हो रहा होता है, जब कोई काम खूब ज़ीर हो रहा होता है, जब कोई काम हो रहा होता है, तो उसको हम एक्शन वर्ब में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो एक्शन वर्ब्स एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट, यानी जो एक्शन वर्ब्स हैं वो किसी काम की हालत को या काम को जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ड्रोव माई न्यू कार, मैंने नई कार चलाई, ठीक है। चलाई यानी ड्रोव। ड्रोव क्या है? यानी काम के बारे में बता रहा है, तो वो एक्शन है, तो ये एक्शन वर्ब है, ड्रोव एक्शन वर्ब है। अच्छा, आई लव माई न्यू कार, मैं अपनी नई कार से मोहब्बत करता हूँ या प्यार करता हूँ। तो ये जो क्या है, ये एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी हालत को बयान कर रहे हैं, तो उसको हम एक्शन वर्ब में हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। यानी किसी काम की या किसी हालत में को जाहिर करना, वो एक्शन वर्ब कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स लिंक सब्जेक्ट टू अ प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है काम करने वाला होता है, और प्रेडिकेट जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक कर रहा हो, उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यानी राब्ते का काम दे रहा हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान एक राब्ते का काम दे रहा हो, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, शी सब्जेक्ट है
आर डॉक्टर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान जो लिंक कर रहा है, जो राब्ते का काम दे रहा है, वो है इज़, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, दूसरा लिंकिंग वर्ब में ये होता है कि लिंकिंग वर्ब में जो लिंकिंग वर्ब हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंक तो शो कर रही होती हैं, लेकिन उसमें एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ उसका कोई बाकायदा कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब एक सिंपल तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक कर रही होती है, इसलिए हम उसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हारिस सीम्स अ नाइस गाय। हारिस एक अच्छा लड़का मालूम होता है, ठीक है। यहाँ पे सीम्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है। द बॉय अपीयर्ड सडनली इन फ्रंट ऑफ मी। लड़का अचानक से मेरे सामने जाहिर हुआ। अपीयर्ड, अपीयर्ड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है आई फेल्ट एक्साइटेड अबाउट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। मैं इनामात तकसीम करने की तकरीब के मुतल्लिक बहुत पुरजोश हूँ, यानी बहुत खुश हूँ या पुरजोश खुशी महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फेल्ट जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब, इट चेंजेस द मूड और टेंस ऑफ द मेन वर्ब। यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो जो मेन या प्रिंसिपल वर्ब है उसके साथ इकट्ठे मिलके काम करते हैं, और ये मेन वर्ब के साथ टेंसेस के साथ, यानी ज़माने के चेंज, वक्त के साथ, वक्त अगर चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, और अगर मूड चेंज हो रहा है तो भी ये चेंज होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्टली कनेक्शन होता है प्रिंसिपल वर्ब के साथ या मेन वर्ब के साथ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कनेक्टेड टू मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जांपल, शी इज़ वर्किंग इन द फील्ड्स। वो खेतों में काम कर रही है, इज़ वर्किंग, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है इज़, और ये वर्किंग ये मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ ताल्लुक बना रही है उसका, यानी रिलेट कर रही है मेन वर्ब के साथ, तो इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पे हैव जो है फिनिश्ड एक्शन वर्ब जो है फिनिश्ड उसके साथ जो मेन यानी कि जो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया होगा। यानी एक्शन वर्ब वो जिसमें हम एक्शन या स्टेट को ज़ाहिर करते हैं उसको हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, और लिंकिंग वर्ब्स वो हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंक शो करती हैं, राब्ता बनाती हैं, उसको हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ कनेक्टेड होती हैं, और टेंस के साथ साथ या मूड के साथ वो उसके साथ मेन वर्ब के साथ चेंज होती रहती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो अब आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसी के बारे में एक्टिविटी देखते हैं। यस, हियर इज़ द एक्टिविटी रिलेटिंग टू एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, यहाँ पे वो उन्होंने क्या कहा है कि राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव अ लिंकिंग वर्ब और एन एक्शन वर्ब, ठीक है। हमने बताना है कि ये जो दरअसल सेंटेंसेस हैं इनमें लिंकिंग वर्ब हैं या एक्शन वर्ब हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं, फर्स्ट पे है हामिद, फर्स्ट सेंटेंस है हामिद वेंट टू हिज रूम। हामिद अपने रूम में गया। वेंट जो है वो एक्शन वर्ब है, यानी इसमें एक्शन है, एक्शन के बारे में बताया गया है, वेंट टू हिज रूम। अच्छा, जब हम किसी ऐसे काम के बारे में बताते हैं तो वो यानी उसके बारे में, किसी काम के बारे में या किसी हालत के बारे में बताएं तो वो एक्शन वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया एक एक्शन को शो कर रहा है, तो ये एक्शन वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है आलिया इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे इज़ वर्किंग जो है मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब इज़ है। तो हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आलिया इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल, ये हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 3 इज़ ही गोज़ टू द स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाता है, गोज़ जाना, तो ये एक्शन को शो कर रहा है तो ये एक्शन वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है शी विल स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलेगी। विल स्पीक, विल हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब स्पीक, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, नंबर 5 दे आर कुकिंग फूड फॉर द डिनर, वो शाम के खाने के लिए खाना पका रहे हैं। आर कुकिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की जो क्या कह लें इंडिकेशन है वो हमेशा से मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द पुलिस मैन इज़ डूइंग हिज ड्यूटी वेल, पुलिस मैन अपने फ़र्ज़ अदा कर रहा है, अच्छे से अदा कर रहा है। वेल, अपना फ़र्ज़ अच्छे से अदा कर रहा है। इज़ डूइंग, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, ठीक है। इज़ डूइंग यानी कनेक्टेड है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, नंबर 7 है पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, यानी गाड़ियों से जो गाड़ियों की जो धुएँ की आलूदगी है या जो भी गाड़ियों से जो आलूदगी होती है इज़ डेंजरस, वो ख़तरनाक होती है फॉर हेल्थ, सेहत के लिए, ठीक है। यानी गाड़ियों की आलूदगी सेहत के लिए ख़तरनाक होती है तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है और डेंजरस एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, या कह लें कि एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो वो हम इसको यानी मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। यानी लिंक कर रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान, ठीक है। यानी पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान एक लिंक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक एक्टिविटी की है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब्स एंड इनसर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने लिंकिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब्स को हमने इनसर्कल करना है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज़ आई एम नॉट वेल टुडे, यानी मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं आज अच्छा नहीं हूँ, मैं आज बेहतर नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आई एम नॉट वेल टुडे, तो ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरम्यान लिंक शो कर रही है तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। एम जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नंबर 2 है पोल्यूशन फ्रॉम बसेस हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, यानी बसों की आलूदगी एक बड़ा मसला बन रहा है, ठीक है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और बिकम मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ जो कनेक्टेड होती है हेल्पिंग वर्ब उसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम के तौर पर जानते हैं तो इसको हमने सर्कल कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को सर्कल कर दिया। अच्छा, नंबर 3 है ही वॉज इनडिसाइसिव व्हाट टू डू, वो मुज़ब्ज़ब था या गैर फैसला कुनी की हालत में था कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंक शो कर रहा है। अच्छा, नंबर 4 यू लुक टायर्ड आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग, आप शादी में शिरकत के बाद थके हुए मालूम होते हैं या थके हुए दिखाई देते हैं। लुक टायर्ड, लुक यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, नंबर 5 शी विल विजिट हर आंट टुमारो, वो कल अपनी आंटी से मिलने जाएगी, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब है और विजिट मेन वर्ब है, ठीक है। विल विजिट तो ये आपस में कनेक्टेड हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नंबर 6 दैट साउंड्स अ गुड आइडिया, यानी ये बहुत अच्छा आइडिया या ख्याल मालूम होता है, ये बहुत अच्छी सोच है या बहुत अच्छा ख्याल है, अच्छा ख्याल मालूम होता है। तो यहाँ पे ये जो साउंड्स है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे।
अच्छा, नंबर 7 है अहमद इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यानी अहमद एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो यहाँ पे मेन वर्ब कोई नहीं है, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंकिंग का काम दे रहा है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर शो करते हुए इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 8 है द बास्केट्स वर फुल ऑफ एप्पल्स, यानी टोकरियाँ सेबों से भरी हुई थी। तो यहाँ पे वर फुल ऑफ एप्पल्स, वर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये इसमें मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं लेंगे, और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान एक लिंक के तौर पे शो हो रही है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे लिंकिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज हॉट यस्टरडे, यानी कल बहुत गर्मी थी। तो ये यानी इसमें मेन वर्ब नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं ये जो एम वाज वर हैज़ हैव ये जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हों। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल होंगी जहाँ पे ये कह लें कि मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड हों। ठीक है। जहाँ पे ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंक शो कर रही हैं, वहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगी। ठीक है। उसको हम लिंक वर्ब बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। नंबर 10 द जिग्सा पजल प्रूव टू डिफ़िकल्ट। अच्छा, जिग्सा पज़ल ये पज़ल का नेम है, यानी जो ममा होता है, जो हम कोई पहेली या ममा जो हल करते हैं उसका नेम है जिग्सा पज़ल प्रूव टू डिफ़िकल्ट। वो बहुत मुश्किल साबित होती है या बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके साथ कोई भी मेन वर्ब कनेक्टेड नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। यानी जो अंडरलाइन है उसको हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर ले रहे हैं, और जो सर्कल हैं इसमें हैज़ और विल ये मेन वर्ब के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मुतालिक आपको अच्छे से मालूमात हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी है वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो डायरेक्ट किसी के बारे में किसी से बात कर रहे हो तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी बिलवासे किसी के थ्रू बात कर रहे हो, यानी मैं अगर किसी और के बारे में बात कर रही होंगी तो वो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है। तो ये जो बराह रास्त बात होती है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और जो किसी के यानी वास्ते से यानी डायरेक्ट बात ना हो रही हो, किसी के वास्ते से बात हो रही हो, किसी को बीच में यूज़ करते हुए हम बात करेंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। यहाँ पे पहले आप पास्ट टेंस के बारे में आप जान चुके थे कि पास्ट टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस है तो वो अगर चेंज होगा तो वो कैसे चेंज होगा। फ्यूचर टेंस में विल, ही सेड आई विल ओपन द कबर्ड, उसने कहा मैं कबर्ड खोलूँगा। ठीक है। तो ये जब हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच में यानी रिपोर्टर स्पीच में हम करेंगे, चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, यानी विल जो है, विल और शैल वो दोनों वुड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है ही सेड दैट ही वुड ओपन द कबर्ड, उसने कहा कि वो, अच्छा यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ही है, उसका सब्जेक्ट जो है वो ही है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आई है, आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही में। दैट ही वुड, विल की जगह वुड आएगा, ही वुड ओपन द कबर्ड। ठीक है, कि वो अलमारी खोलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है शैल। अच्छा, यहाँ पे द गर्ल सेड,
लड़की ने कहा आई शैल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक क्या लेंगे, कंपोजिंग की मिस्टेक हो सकती है या क्या, यानी ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहाँ पे हम जब भी हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो विल और शैल हमेशा वुड में चेंज होते हैं, शुड के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुड नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम ये द गर्ल सेड आई शैल वर्क हार्ड, लड़की ने कहा मैं मेहनत करूँगी, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये शुड जो है, ये मैंने आपको बताया ग्रामेटिकली मिस्टेक है या कंपोजिंग की मिस्टेक हो सकती है। द गर्ल सेड, यहाँ पे हम विल और शैल को हमेशा फ्यूचर टेंस में वुड में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो यहाँ पे द गर्ल सेड दैट आई वुड वर्क हार्ड, कि मैं मेहनत करूँगी। ठीक है, शुड अगर करेंगे तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। शुड हमेशा चाहिए के मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ब के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, वुड आएगा। आई वुड वर्क हार्ड, कि मैं मेहनत करूँगी। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ आ गई होगी, यानी विल और शैल जो है फ्यूचर टेंस में वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में वुड के तौर पर यूज़ होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है एक्टिविटी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। फर्स्ट सेंटेंस है आई सेड वी विल वेट फॉर यू एन आवर ओनली। मैंने कहा हम आपका 1 घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे। नंबर 2 है शी सैड, उसने कहा आई शैल नेवर डू सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ें कभी दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नंबर 3, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, वी विल मैरी नेक्स्ट ईयर, कि हम अगले साल शादी करेंगे। नंबर 4, शी सैड, उसने कहा, आई विल कुक डिनर फॉर द गेस्ट, मैं मेहमानों के लिए खाना बनाऊंगी। नंबर 5, ही सैड, उसने कहा, यू शैल स्टडी दिस बुक, कि तुम इस बुक को किताब का मुताला करोगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नंबर 1 पे है आई सेड, मैंने कहा, वी विल वेट फॉर यू एन आवर ओनली, मैंने कहा हम तुम्हारा सिर्फ 1 घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ऐसे होगा, आई टोल्ड, मैंने बताया, दैट की, दैट हमेशा यानी जब हम सेट के बाद या टोल्ड के बाद लगाएंगे तो दैट लगाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा दैट लगता है। दैट इन्वर्टेड कॉमास यानी हटा देंगे, दैट वी वुड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्ट स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होता है, तो वहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, तो उसको ऐसे करेंगे, वी वुड। ठीक है, विल चेंज हो जाएगा वुड में, वी वुड वेट फॉर हिम। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसके साथ, जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, तो वो कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे वी वुड वेट फॉर हिम एन आवर डेली ओनली। ठीक है, कि हम उसका इंतज़ार सिर्फ 1 घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे। नंबर 2 है शी सैड, उसने कहा, आई शैल नेवर डू सच थिंग्स, उसने कहा मैं दोबारा ऐसी चीज़ें कभी नहीं करूँगी। तो शी टोल्ड दैट, चेंज करते हुए हम करेंगे, शी टोल्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगाया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा शी। ठीक है, तो और शैल की जगह वुड लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, विल और शैल वुड में चेंज होते हैं। शी वुड नेवर डू सच थिंग्स। ठीक है, शी टोल्ड दैट शी वुड नेवर डू सच थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है दे टोल्ड मी वी विल मैरी नेक्स्ट ईयर, कि हम अगले साल शादी करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि हम अगले साल शादी करेंगे। दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया दैट के दे वुड, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दे वुड, विल वुड में चेंज हो जाएगा, दे वुड मैरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दे टोल्ड मी दैट दे वुड मैरी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नेक्स्ट है शी सैड आई विल कुक डिनर फॉर द गेस्ट। शी टोल्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के शी टोल्ड दैट, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो जाएगा
सब्जेक्ट में शी वुड कुक डिनर, विल को वुड में चेंज किया, शी वुड कुक डिनर फॉर द गेस्ट, शी टोल्ड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर द गेस्ट्स। नंबर 5 है ही सैड इनवर्ट कॉमा स्टार्ट यू शैल स्टडी दिस बुक, ठीक है, उसने कहा आप इस बुक का मुताला करोगे। ही टोल्ड, अच्छा आपको पता है कि आई वुई के साथ हम शेल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यू के साथ शेल लगा है, तो जब हम इसके रूल के अपोजिट हम लगाते हैं, यानी यू थर्ड पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ हम शेल लगाते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, तो वो इरादे की पुख्तगी या कह लें कि विल पावर को, स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो करती है, तो उसको हम फिर हम ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि जो सेकंड पर्सन है वो यानी उसमें ऑब्जेक्ट में रिपोर्टर स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पे जो उसने मुझे बताया, ठीक है, यानी मुझे बता रहा है कि तुम यानी वो ऑब्जेक्ट में जब लेंगे हम बात तो वो आई होगा, ठीक है। आई वुड स्टडी दैट बुक, कि मैं वो बुक मुताला करूँगा या उस बुक को पढ़ूँगा, ठीक है, तो आई के साथ हम वुड लगाएंगे, ठीक है। यानी आपको मालूम हो गया होगा कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वुड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा कि विल और शैल दोनों इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वुड में चेंज होंगे, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह कल हम राइटिंग स्किल देखेंगे। और इस लेसन में या इस वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इन दूसरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगी ज़रूर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, और वीडियो को देखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कर दिया करें। व्यूज़ आते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को हिट भी कर दिया करें, उसको प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, बी हैप्पी, stay blessed always, and remembers me in your prayer also. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 डिग्निटी ऑफ लेबर, इसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स देखते हैं। उसमें जो एक्टिविटी है, सबसे पहले यू हैव रेड द रेसिपी ऑफ वेजिटेबल सैंडविच। आप वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी आप पढ़ चुके हैं, यानी कि जब लेसन के शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द लेसन आपने वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे नाउ राइट द रेसिपी ऑफ समथिंग यू नो हाउ टू मेक, यानी अब यहाँ पे आपने अपनी रेसिपी लिखनी है, किसी भी चीज़ की रेसिपी के बारे में आपने राइट करना है जो कि आप बनाना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है नेम ऑफ रेसिपी का नेम है पैनकेक अक्सर आपने नाश्ते में खाए होंगे। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है अज्जाए तरकीबी, ठीक है, यानी कि जो उस रेसिपी में जो अज्जा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं फ्लोर 125 ग्राम, नंबर 2 पे मिल्क 1 कप, एग 1, शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। यानी ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम एक पैन केक तैयार करेंगे। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है? प्रोसीजर का मतलब होता है तरीक़ाकार, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कि ऐड मिल्क, शुगर, बेकिंग सोडा इनटू द फ्लोर, यानी आपने मैदे में या आटे में आपने बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर, शुगर, मिल्क ये आपने ऐड करना है और यानी उसमें शामिल कर देना है। फिर क्या करना है, मिक्स दैम विद बीटर,
उसको बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसको बीटर से अच्छी तरह यानी फेंट लें उसको। और ग्रीस द पैन विद ऑयल, यानी जो भी जिसमें भी आप ये पैनकेक बनाएंगी, अगर अवन में बना रही हैं तो उसको पैन को ग्रीस कर लें, और अगर आप स्टोव पे कर रही हैं बेक कर रही हैं तो उसको आप पैन को ग्रीस कर लें, ठीक है। ऑयल लगा लें उसकी बॉटम लाइन पे, ठीक है। फिर क्या करना है, पोर अ लिटिल बिट मिक्सचर इन द पैन। फिर उस पैन में एक थोड़ा सा मिक्सचर लेकर, थोड़ा सा जो मिक्स किया हुआ जो मिक्सचर है उसको आपने पैन में डालना है और उसको फैला देना, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, फ्लिप द केक एंड पुट ऑयल ऑन बोथ साइड्स, यानी केक को पलटें। फ्लिप का मतलब होता है पलटना। केक को पलटें और दोनों साइड्स पे ऑयल ब्रश कर लें, ठीक है। इन दोनों साइड्स पे ब्रश के साथ आपने ऑयल लगाना है, और फिर उसको यानी एक साइड से या फिर दूसरी साइड से, और फिर एंड पे वो केक जो पैन केक है वो रेडी होगा खाने के लिए, ठीक है। तो ईट इट, ठीक है। तो बहुत यमी केक होता है पैन केक, और ये आप ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनता है, ठीक है। तो ये पैन केक अक्सर VIP होटल्स में अक्सर ब्रेकफास्ट में ये होते हैं पैन केक्स, ठीक है। अच्छा, इसका बी पार्ट देखते हैं, ये राइटिंग स्किल्स का बी पार्ट है। राइट एन एसे स्टेटिंग द रीजंस वाई पीपल आर migrating from village to urban areas and what are its effects on the society। यानी एक ऐसे राइट करना है जिसमें हमने उन वजूहात को बयान करना है कि लोग देहाती इलाकों से या देहातों से शहरों की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं, क्यों हिजरत कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, एंड व्हाट आर द इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, और इसके माशरे पर क्या असरात होते हैं, असरात हुए हैं, ठीक है। यानी इसके माशरे पर क्या असरात, क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या पड़ा, ठीक है। तो इसके बारे में राइट करना है। सजेस्ट एज वेल वेज टू फैसिलिटेट द विलेजर्स टू हैव अ बेटर लाइफ इन देयर विलेज, और तजवीज़ भी देनी है कि विलेजर्स को, यानी देहात के रहने वाले लोगों को किस तरह सहूलियात दें कि वो अपने गांव में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। सबसे पहले हम माइंड मैप देख लेते हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी रूरल से यानी देहात से शहर की तरफ हिजरत, वो या शहर की तरफ जाना। इसमें हमने पॉइंट्स क्या राइट करने हैं, पहले हमने उसकी रीज़न्स बतानी है और फिर उसके असरात बताने हैं। रीज़न 1, 2, 3 भी हो सकती है, ठीक है, और इफ़ेक्ट्स भी ऐसे ही, इफ़ेक्ट्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम रीज़न्स और फैक्ट्स के बारे में बयान करेंगे, और फिर एंड रिज़ल्ट पे हम सॉल्यूशन, उसकी जो सॉल्यूशन है वो हमें देना है, ठीक है। जब भी हम कोई ऐसे राइट करते हैं, पहले हम कोई भी जो मसला है उसको डिस्कस करते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और फिर एंड पे हम उसको कंक्लूड करते हुए उसकी सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छे ऐसे की क्या कह लें, एक साइन होता है, अच्छे ऐसे का साइन होता है कि उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बयान करने के बाद उसका एक तरह से सॉल्यूशन दिया होता है कि इस मसले का हल क्या है, ठीक है। तो अब वो हम राइट करते हैं, देखते हैं इसका ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज ऐसे। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। Many people migrated from rural areas to urban areas। बहुत से लोग देहाती इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। There are many reasons of migration from rural areas to urban areas। बहुत सी वजूहात हैं, यानी देहात से शहर की तरफ जाने की बहुत सी वजूहात हैं। इन रूरल एरियाज़ द बेसिक ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल। देहाती इलाकों में लोगों के जो बुनियादी जो पेशे होते हैं वो कौन कौन से हैं? आर फार्मिंग, नर्सिंग द गोट फार्म एंड फोस्टर द एनिमल्स। यानी जो देहात के रहने वाले लोग हैं उनके जो बुनियादी जो पेशे हैं वो खेती बाड़ी करना, फसलें उगाना, और गाय भेड़ियों के फार्म बनाना, यानी उसके रेवड़ पालना, यानी गाय
दूसरा भेड़ बकरियों के रेवड़ पालना, एंड फोस्टर द एनिमल्स, और जानवरों की परवरिश करना है। ठीक है, ये जो बुनियादी जो पेशे हैं ये हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशंस विच डिमांड मोर हार्ड वर्क बट लेस पेड, ये पेशे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत तलब हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, बट लेस पेड, लेकिन इनका मुआवजा बहुत कम होता है। ठीक है, यानी इन पे मेहनत बहुत होती है लेकिन इनका मुआवजा कम होता है। देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज़, और देहाती इलाकों में कोई भी रोज़गार के मौके नहीं होते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इज़ पुअर, और रहने का मियार भी बहुत कम दर्जे का होता है, यानी गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रहते हैं। बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बुनियादी ज़रूरियात, ज़िंदगी की ज़रूरियात आर नॉट प्रोवाइडेड इन द विलेज, गाँव में ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी मुहैया नहीं की जाती। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर फार अप प्लेसेस, स्कूल और हॉस्पिटल जो हैं, अस्पताल, वो दूर दराज जगहों पर होते हैं। फॉर एवरी नीड, हर ज़रूरत के लिए, एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी ज़रूरियात के लिए, दे हैव टू गो टू द सिटी, उन्हें शहर जाना पड़ता है। एंड नाउ डेज़, और आजकल, आज के दिन, यानी आज के दौर में, इन दिनों में, एज़ यू नो इन्फ्लेशन रेट इज़ हाई, जैसा कि आप जानते हैं महंगाई अरूज पर है। इन्फ्लेशन को कहते हैं महंगाई। ठीक है, यानी महंगाई अरूज पर है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। सो दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इसलिए वो शहरी इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, ये शहरी इलाकों की तरफ जाते हैं, टू गेट एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के हसूल के लिए, इसलिए वो रोज़गार के हसूल के लिए शहरों की तरफ रुख करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हाई प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, खादों की बहुत ज़्यादा कीमतें, यानी खाद जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए या अक्सर खेती बाड़ी के दौरान खादों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज़मीन की ज़रख़ेज़ी वाली खादें भी होती हैं, और जो आमतौर पर जो कह लें कि इंसेक्टिसाइड या वो पेस्टिसाइड्स भी यूज़ होते हैं, ज़रूरी अद्वियात भी यूज़ होती हैं, लेकिन कीड़े मार अद्वियात जो हैं वो उसमें खादें भी उसके, यानी कि किसी मिनरल्स को बढ़ाते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। दे डू नॉट मीट द एक्सपेंडिचर्स, वो इन अखराजात को पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज देयर प्रॉफिट्स आर लो, क्योंकि उनके जो मुनाफा है वो लो होता है, कम होता है। ठीक है, यानी जिस तरह से उनका फसलों पर ख़र्चा आता है, फसलें उगाने पर ख़र्चा आता है, उस लिहाज से उनको रेट नहीं मिलता है और उनके मुनाफाजात कम होते हैं, तो इसलिए वो अखराजात पूरे नहीं कर पाते। प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स, उनके फसलों की कीमतें आर नॉट रेगुलेटेड, मुकर्रर नहीं की जाती। एंड सब्सिडी इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू दैम, और उन्हें उनकी मदद भी नहीं की जाती। ठीक है, सब्सिडी होता है कि अगर जैसे अक्सर औकात होता है फ्लड्स आ जाते हैं, या फिर यानी मौसम ख़राब होता है, या बाज़ का जैसे कीड़े, बाज़ औक़ात जैसे टिड्डी दिल का हमला हुआ और फसलें नुकसान हो जाती हैं, या ऐसे कोई भी नागहानी जो आफत है उनकी वजह से फसलों का नुकसान हो, तो उसकी वजह से सब्सिडी भी उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती, उन्हें मुहैया नहीं की जाती, उनकी इमदाद नहीं की जाती। ठीक है, और जो फसलों का रेट है वो भी बाकायदा तौर पर रेगुलेट नहीं होता, उसका मुनज़्ज़म उसका रेट मुकर्रर नहीं किया जाता। ठीक है, तो विद मॉडर्न इक्विपमेंट, जदीद ज़रूरी आलात की मदद से, दे हैव नॉट, जदीद आलात के साथ, दे हैव नॉट नॉलेज टू यूज़ दैम, उन्हें उनके इस्तेमाल का इल्म नहीं होता है, वो उन्हें जानते नहीं, यानी उनके पास तालीम नहीं होती कि वो उसको सीखें कि किस तरह उसको यूज़ करना है आलात को। विद दीज रीजन्स, इन वजूहात की बिना पर, देयर आर इफेक्ट्स आल्सो, तो इसके असरात भी पड़ते हैं, इसके असरात भी होते हैं। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। द इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान द इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैशत जो है वो ज़रूरी शोबे पर इन्हिसार करती है। व्हेन पीपल विल मूव फ्राम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, जब लोग देहाती इलाकों से
शहरी इलाकों की तरफ मूव करते हैं या जाते हैं, द फार्मर्स विल बी लेसर इन नंबर, तो जो वो हैं किसान हैं वो उनकी तादाद कम हो जाएगी। अदर स्मॉल स्केल बिजनेस आल्सो स्टॉप, जो दूसरे छोटे पैमाने के कारोबार हैं वो भी रुक जाएंगे, वक्ती तौर पर वो भी रुक जाएंगे। जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसे वही देहात में जो जैसे मुर्गियां पालने का होता है, या फिर जो भी दूसरे जो छोटे हैं, जैसे जुलाहे काम कर रहे होते हैं, लोहार काम कर, जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस हैं वो इनकी वजह से ऐसे फिर वो रुक जाएंगे। ठीक है, ज़ाहिर काम इतना नहीं मिलेगा तो वो जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, व्हेन फार्मर्स विल नॉट ग्रो द क्रॉप्स, जब किसान फसलें नहीं उगाएंगे, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स, तो खाने की या खुराक की चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। एंड इन द एंड रिज़ल्ट, और आखिरी नतीजे के तौर पर, देयर विल बी फेमन एंड स्टार्वेशन, तो वहाँ पे यानी कहत और कहत, फेमन को कहत बोलते हैं और स्टार्वेशन को फाका कशी, यानी भूख होगी। ठीक है, यानी कहत और भूख की हालत होगी। एंड व्हेन पीपल मूव टू अर्बन एरियाज़, जब लोग शहरी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, द अर्बन एरियाज़ आर कंजेस्टेड एंड पॉपुलेटेड, तो शहरी इलाके जो हैं वो उनमें बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है। विद लेस रिसोर्सेज, यानी कम वसाइल के साथ, एंड मोर पॉपुलेशन, और बहुत ज़्यादा आबादी के साथ, यानी कम रिसोर्सेज और ज़्यादा आबादी के साथ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी पुअर, तो रहने का म्यार जो है वो कमतर होगा। ठीक है, यानी वसाइल कम होंगे और आबादी ज़्यादा होगी तो रहने का म्यार जो है वो कमतर होगा। फॉर सोल्यूशन टू दिस इशू, इस मसले के हल के लिए, आई वुड से, मैं ये कहूँगी, दैट गवर्नमेंट शुड टेक सच स्टेप्स, कि गवर्नमेंट को ऐसे इक़दामात लेने चाहिए, ऐसे इक़दामात करने चाहिए, दैट द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ कैन बी मिनिमाइज्ड, कि देहाती और शहरी इलाकों में जो फ़र्क है उसको कम किया जा सके। फार्मर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, किसानों को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मुहैया की जानी चाहिए। फैसिलिटेट द पीपल, लोगों को सहूलियात देनी चाहिए। विद एग्रीकल्चर एजुकेशन, ज़राई तालीम की सहूलत देनी चाहिए। क्रॉप्स प्राइसेस शुड बी रेगुलेटेड, फसलों की जो कीमतें हैं उसको मुनासिब तौर पर उनको मुकर्रर करना चाहिए। ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस एंड फ्लड्स, और ख़राब मौसमी सूरत हाल और सैलाबों की वजह से सब्सिडीज़ शुड बी प्रोवाइडेड आल्सो, मराद भी उन्हें देनी चाहिए या मुहैया की जानी चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और ये लंबे अरसे के लिए मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। सच एज़ बिल्ड अप द न्यू डैम्स एंड अ फेयर ऑनेस्ट लीडरशिप, जैसे कि नए डैम्स बनाना और एक ईमानदार और मुनसिफाना क़यादत की ज़रूरत होगी, उसको लाने की ज़रूरत होगी। एवरीवन शुड प्ले हिज रोल ऑनेस्टली, और हर किसी को अपना जो किरदार है वो ईमानदारी के साथ अदा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जो रूरल टू अर्बन एरियाज़ माइग्रेशन है उसके जो रीज़न्स और उसके इफ़ेक्ट्स जो उसके असरात थे वो हमने इसमें बयान किया, और एंड पे उसका सलूशन भी बताया कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये हम राइटिंग स्किल में नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट्स। यस, ये राइटिंग स्किल में सी पार्ट है। लेटर टू फ्रेंड ग्रीटिंग हिम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी एक अपने दोस्त को ख़त लिखना है, और उसमें दोस्त को एक ख़त है जिसमें उसने इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन के हवाले से, आज़ादी के दिन के मौका पर उससे मुबारकबाद दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब लेटर राइट करते हैं तो सबसे ऊपर टॉप पे हम एड्रेस राइट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 48 गार्डन्स ब्लॉक लाहौर, ठीक है, ये एड्रेस है। और फिर डेट राइट करते हैं अगस्त 12, और 2022। ठीक है, और ये हमेशा जब हम राइट करते हैं, अच्छा यहाँ पे लाहौर के बाद कॉमा लगाया, ये रॉन्ग है। यहाँ पे लाहौर सिटी के बाद डॉट आता है। ठीक है,
तो सिटी के बाद आपने डॉट लगाना है, और जो ऊपर एड्रेस है 48 गार्डन ब्लॉक, जो भी आपका गुलबर्ग 3 है कोई भी, तो उसको आप कॉमे में लगा के लाहौर जो सिटी है उसके साथ हम डॉट लगाएंगे, वहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और डेट मेंशन करेंगे अगस्त 12। अगर हम अगस्त यानी मंथ पहले राइट कर रहे हैं और डेट बाद में, तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे और 2023 के बाद डॉट लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम डेट पहले राइट कर रहे हैं और मंथ नेम बाद में राइट कर रहे हैं, तो फिर हम कार्डिनल नंबर में राइट करेंगे। जैसे 12th डेट है तो हम 12th लिखेंगे, ठीक है, 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 2022, ठीक। अच्छा, और फिर ग्रीटिंग्स होती हैं, जैसे डियर फ्रेंड में देखें आप, डी कैपिटल है और फ्रेंड का एफ कैपिटल है, ठीक है। डियर फ्रेंड में दोनों जो वर्ड के दोनों फर्स्ट जो कैपिटल स्टार्टिंग लेटर हैं वो कैपिटल होंगे। और अगर ऐसे हम राइट करते हैं जैसे माय डियर फ्रेंड, तो माई का एम कैपिटल होगा और डियर का डी स्मॉल और फ्रेंड का एफ कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। और फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीटिंग में हमेशा उसके बाद कॉमा लगता है। उसके बाद जब हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ तक हमारी ग्रीटिंग्स हैं। और फिर इसके बाद हम जो बॉडी ऑफ द जो लेटर है, जो मेन उसका मतन है, वो हम इस तरह कि हाउ आर यू, क्या हाल है, आप कैसे हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, आई मिस यू अ लॉट, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, सिंस यू हैव शिफ्टेड टू द न्यू स्कूल, यानी जब से आप नए स्कूल में शिफ्ट हुए, नए स्कूल गए हैं, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। यू विल बी ग्लैड टू नो, आप ये जानकर खुश होंगे, दैट आई वन द प्राइज़ फॉर डिलीवरिंग द बेस्ट स्पीच ऑन द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने यौम आज़ादी पर के मौका पर तकरीब पर सबसे बेहतरीन तकरीर देने पर मैंने प्राइज़ जीता है या इनाम जीता है। माई स्पीच वॉज अप्रिशिएटेड, मेरी तकरीर को पसंद किया गया। एज आई टॉक्ड अबाउट द जॉयज़ ऑफ लिविंग इन अ फ्री कंट्री, जैसे कि मैंने बात की थी एक आज़ाद मुल्क में रहने से लुत्फ़अंदोज़ होने के बारे में बातचीत की थी। आई आल्सो पेड ग्रेटिट्यूड टू दोज फ्रीडम फाइटर्स, और मैं उन जंगजू यानी बहादुरों को भी उनका शुक्रगुजार, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, टू लेट अस लिव इन फ्री पाकिस्तान, और हमें एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रहने के काबिल बनाया, ठीक है। आई शेयर्ड विद माई लिसनर्स दैट दो वी आर स्टिल फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने अपने सामीन से ये भी शेयर किया या बांटा कि अगरचे वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, हम बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं, अभी भी बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ठीक है, अभी तक हम बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। लाइक पॉवर्टी, जैसे कि गुर्बत, इलिटरेसी, नाख्वानगी का मतलब होता है यानी तालीम की कमी, ठीक है, एंड करप्शन और बदउनवानी, यानी करप्शन बदउनवानी जिसमें ईमानदारी ना हो, ठीक है। दैट इफ़ेक्ट्स आवर कंट्रीज़ इकॉनमी, जो कि हमारे मुल्क की मैशत को मुतासर करते हैं, ठीक है। तो हमें ये इन मसाइल का सामना है, यानी गुर्बत, नाख्वानगी और बदउनवानी जैसे मसाइल का सामना है जो कि मुल्क की मैशत पर बुरा असर डालते हैं। वी कैन कनकर ऑल द इवल्स, हमें सब बुराइयों पर फतह हासिल करनी है, यानी इनको रोकना है, सदेबाब करना है। इफ़ वी वर्क टुगेदर, अगर हम इकट्ठे काम करेंगे, अगर हम सब इकट्ठे काम करेंगे, इट विल मेक आवर कंट्री अ पैराडाइज ऑन अर्थ, तो ये हमारे मुल्क को जन्नत में बदल देगी, ठीक है। ये हमारी मुल्क को इस दुनिया में जन्नत बना देगी, ठीक है। अच्छा, होप, उम्मीद करती हूँ, यू आल्सो लाइक द पॉइंट्स, कि आप इन नुक्तों को पसंद करेंगे, और माई स्पीच, मेरी तकरीर के इन नुकात को पसंद करेंगे, विच आई डिलीवर्ड टू द ऑडियंस, जो कि मैंने ऑडियंस यानी हाजरीन को के सामने दिए, टू पॉन्डर अपॉन, सोचने के लिए या सोच विचार करने के लिए, गौर करने के लिए, ठीक है। यानी जो मैंने नुक्ते उनके सामने रखे
उन्हीं को अपने यानी हाज़रीन के सामने जो मैंने नुक्ते उठाए सोच विचार करने के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन पे गौर करेंगे, पॉन्डर अपॉन करेंगे, यानी सोच विचार करेंगे। ठीक है। से सलाम टू ऑल एट होम, घर में सबको सलाम कहें। और फिर जब क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग फेयरवेल यानी कि अलविदाई जो इख्तिताम करते हैं, योर फ्रेंड के बाद कोमल कहेंगे। अगर हम कर रहे हैं कि योर्स सिंसियरली, तो एल वाई से जो भी एंड होते हैं, जैसे सिंसियरली, फेथफुली, तो ये जो हैं उनके साथ हम योर्स लगाते हैं। ठीक है। और योर्स के ऊपर कोमा नहीं लगाते। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल हमने योर फ्रेंड या योर लविंग फ्रेंड, तो उसमें हम योर्स नहीं लिखेंगे, योर लिखेंगे। ठीक है। योर फ्रेंड के बाद कोमल लगाएंगे और फिर सिग्नेचर, जैसे कि अपना नाम जो भी आपका नेम है वो आप नेम राइट करेंगे। ठीक है। तो ये एक स्पेसिमन हो गया। आपने ये एक तरह से सैम्पल था आपके लिए। आपने लेटर के बारे में जाना कि हम कैसे क्या क्या चीज़ें राइट करते हैं लेटर में। यानी सबसे पहले एड्रेस होता है, डेट मेंशन करनी होती है और ग्रीटिंग्स, और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो ख़त लिखने का जो मेन पर्पस होता है वो हमने राइट करना है। और फिर एंड पे क्लोजिंग फेयरवेल, यानी जो हमने इख्तितामी जो अलविदाई इख्तिताम जो करना होता है वो हम राइट करते हैं। और फिर एंड पे अपना नेम राइट करते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो एक्टिविटी है वो किसके बारे में है, नाउ इट्स योर टर्न, यानी अब आपने एक लेटर का स्पेसिमन देख लिया, सैम्पल आपने देख लिया। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है कि आपने क्या करना है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, टू योर यंगर सिबलिंग्स, आपने अपने छोटे बहन भाइयों को ख़त लिखना है, बहन या भाई कोई भी, उसको ख़त लिखना है। टू रेप्रीमेंड को सर्जनिश करनी है, डांटना है। हिम हर, यानी अगर बॉय है तो हिम, अगर गर्ल है तो हर। फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, कि वो उसने बेइज्जती करने पर उसको सर्जनिश करना है। विद हेल्पर्स एट होम, जो उसने घर पर हेल्पर के साथ की। ठीक है। जो मावन होते हैं, जो हमारे साथ मदद कर रहे होते हैं, उसके साथ उसने बदतमीज़ी की है तो उसको सर्जनिश करनी है, डांटना है। ठीक है। उसको ख़त लिखना है। और आल्सो एडवाइस टू, और ये भी नसीहत करनी है, हैव अ गुड एटीट्यूड विद दैम, उनके साथ अच्छा बिहेवियर यानी अच्छा बर्ताव रखें, अच्छा रवैया रखें। एज दे हेल्प अस इन डूइंग हाउस चोर्स। ठीक है। चोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे काम करना, घर के छोटे छोटे काम करना। ठीक है। तो उनके साथ अच्छा रवैया रखें क्योंकि वो घर के छोटे छोटे कामों में, छोटे मोटे कामों में वो आपकी मदद करते हैं। अच्छा। और नंबर 2 पे यूज़ कटिसी वर्ड्स विद दैम, और उनके साथ अखलाक से पेश आएँ। कटिसी का मतलब होता है अखलाक से, खुशखलकी के साथ, यानी अखलाक के साथ पेश आएँ और रिस्पेक्टफुल मैनर से उनके साथ बिहेव करें। ठीक है। तो ये हम लेटर राइट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे लेटर है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू रेप्रीमेंड हिम फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल विद हेल्पर्स एट होम, यानी घर पे जो हेल्पर के साथ उसने बदतमीज़ी की है उस पर उसको सर्जनिश करनी है। सबसे पहले हमने एड्रेस राइट करना है। फॉर एग्जांपल गुलबर्ग 3 कोमा लगाएंगे और लाहौर सिटी है उसके पास बाद डॉट लगाएंगे। डेट मेंशन करेंगे September 9, 2023 और रिसीप्ट यानी जो जिसने वसूल किया, यानी डियर ब्रदर जो लेटर वसूल कर रहा है उसको डियर ब्रदर अज़ीज़ भाई, प्यारे भाई, कोमा है उसके बाद अस्सलाम वालेकुम एक्सक्लेमेशन मार्क और हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, उम्मीद है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, यानी आपकी सेहत अच्छी होगी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह की रहमत से, यानी अल्लाह की रहमत से आपकी सेहत अच्छी होगी। आई हेard, मैंने सुना दैट यू बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली विद हेल्पर्स एट होम, कि आप घर में हेल्पर्स के साथ यानी मावन लोगों के साथ जो आपकी मदद करते हैं उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हो या बदतमीज़ी का बिहेवियर करते हो, रवैया रखते हो। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। दिस इज़ योर शेमलेस बिहेवियर,
ये तुम्हारा बहुत एक शर्मनाक रवैया है। वट हैव यू लर्न फ्राम स्कूल एंड होम, आप स्कूल से और घर से क्या सीखते हैं, यानी आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप उस तालीम से क्या सीखते हैं। दिस इज़ नॉट बेयरेबल, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। इन डूइंग हाउस चोर्स, घर के काम करने में वो हमारी मदद करते हैं। सो हैव अ गुड एटीट्यूड विद दैम, इसलिए उनके साथ अच्छा रवैया रखें। बी रिस्पेक्टफुल, और इज़्ज़त से पेश आएँ, इज़्ज़त करें। एंड टेक केयर ऑफ़ देम, और उनका ख्याल रखें। ठीक है, यानी जो भी आपके यानी हेल्पर्स होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उनको आप रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ पेश आएँ और उनका ख्याल रखें। ठीक है, आई एडवाइज़ यू, मैं आपको नसीहत करती हूँ, टू चेंज योर बिहेवियर, अपना रवैया बदलें। बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल विद दैम, उनके साथ शाइस्तगी से पेश आएँ और रिस्पेक्टफुल विद दैम, और उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ। इस्लाम डजंट अलाउ अस, इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता टू डिसरिस्पेक्ट समबडी, कि किसी की इज़्ज़त उछालें या किसी की बेइज्जती करें। हमें किसी को बेइज्जत करने की इजाज़त नहीं देता, यानी इस्लाम हमारा मज़हब हमें किसी को बेइज्जत करने की इजाज़त नहीं देता। सो बी केयरफुल, इसलिए मोहतात रहो। होप, उम्मीद करती हूँ, यू गेट द पॉइंट ऑफ माई एडवाइस, कि आप मेरी नसीहत का मतलब समझ चुके होंगे, यानी आपने मेरे नसीहत का नुक्ता समझ लिया होगा। थिंक ऑन इट, इस पर सोचो, इस पर गौर करो। से सलाम टू ऑल एट होम, और घर में सबको सलाम कहना। यूअर्स सिंसियरली, आपकी मुखलिस। यूअर्स में देखें कॉमा नहीं लगा है। सिंसियरली, एल बाई से जो भी एंडिंग होते हैं उनके साथ हम यूअर्स लगाते हैं। ठीक है, यूअर्स सिंसियरली, और फिर कॉमा, और एंड पे XYZ। ठीक है, और डेट हमने ऊपर मेंशन कर दी थी, और लेटर के नीचे डेट कभी भी राइट नहीं करते। वो एप्लीकेशन में डेट नीचे राइट करते हैं और लेटर में हमेशा ऊपर राइट करते हैं एड्रेस के साथ। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा आज का जो राइटिंग स्किल्स का जो हमारा पोर्शन था वो हमारा कवर हुआ, वो हमने कवर कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लेसन नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और किसी को अगर इस लेसन के हवाले से कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई किसी यानी ग्रामेटिकली या कोई भी जो आप समझना चाहते हैं, तो जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ के, और मैं आंसर करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, और दूसरा शेयर भी कर दें। ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, यानी हिट कर लें, उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप नए लेसन से मुस्तफ़ीद हो सकें उसको आप यानी आप उससे सीख सकें। ठीक है, तो आप, मेरी दुआ है आप खुश रहें और मेरे लिए दुआ करें, और अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी मेहनत का फल आपको मिले, और आप मेहनत करें, आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा, और इंशाअल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से गुड बाय. Okay, remembers me your prayer. See you next time in the next video. Till then, Allah Hafiz.